आइंस्टाइन की जिंदगी का नया भाग। एल्बर्ट अपने इस प्रमोशन से खुश तो थे, लेकिन अब उनको कुछ और बड़ा करने का मन था। वो अब शिक्षण के क्षेत्र में अपने लिए और नए अवसर ढूंढने की खोज में लग गए थे। ये बात उन्होंने अपने कार्यालय में भी नहीं छुपाई थी। इसी बीच सन 1906 में उन्होंने 3 शोध पत्र जारी किए थे, जिनमें से एक पर 16 वर्ष बाद उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। पर इन सब के दौरान उनका जीवन बिल्कुल सादगीपूर्ण गुजर रहा था। वो अपने प्रोफेशनल करियर के प्रारंभ में एक छोटे कमरे में रहते थे, जहां से वो रोज चलकर अपने कार्यालय तक जाते थे। इसके अलावा उनके मित्र भी बहुत कम थे। इसका कारण कहीं ना कहीं उनका काम के प्रति गंभीर प्रकृति रखना भी था। आइंस्टाइन काम के साथ अपने मन के अंदर नई चीजों की खोज के बारे में सोचते रहते थे। उनका काम समझना साधारण व्यक्ति के बस की बात बिल्कुल नहीं था। उनके पहले रिसर्च पेपर में ही उन्हें विश्व स्तर की ख्याति प्राप्त हुई थी, पर उसका उनके विश्व प्रसिद्ध सिद्धांत सापेक्षता के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कोई ताल्लुक नहीं था। ये रिसर्च पेपर ब्राउनियन मोशन के बारे में था, जो तरल पदार्थों के अणुओं को बांध कर रखता है। इस रिसर्च पेपर ने वैज्ञानिकों को चीजों को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया था। आइंस्टाइन ने 1901 से लेकर 1906 तक 6 रिसर्च पेपर लिखे थे, जिसमें से पहले 2 को तो वो नौसिखिया प्रयास माना करते थे। उनके रिसर्च पेपर से उनसे पूरी दुनिया प्रभावित थी, लेकिन आइंस्टाइन अपने कार्य से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। इतना कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को खुले दिमाग से सोचने की जरूरत पड़ती है। तो आइंस्टाइन अपना दिमाग ताजा करने के लिए हर रविवार लंबी सैर पर जाते थे। इस सैर में वो अपने साथ जुड़े हुए कुछ छात्रों को भी ले जाया करते थे। आइंस्टाइन से लोग अब बहुत प्रभावित होने लगे थे। लोगों को उनकी आवाज बहुत पसंद आती थी। वो चर्चा करते हुए बिल्कुल समा बांध देते थे, जिस कारण लोग और भी उनकी बातों को गौर से सुनने और समझने की कोशिश करते थे। इन सब के बीच सन 1902 में आइंस्टाइन के पिता का बेवक्त इंतकाल हो गया था, जिससे आइंस्टाइन बिल्कुल अकेला महसूस करने लगे थे। जिस कारण अपने पिता के देहांत के कुछ महीने पश्चात ही उन्होंने सन 1903 में शादी करने का फैसला लिया था। उन्होंने एक साधारण सी मिलेवा मेरिक नामक लड़की से शादी की थी, जिससे एल्बर्ट के जानने वाले चौंक गए थे। चौंकने का कारण ये था कि मिलेवा में कोई भी खास बात नहीं थी और इस शादी के एल्बर्ट के माता पिता सख्त खिलाफ थे। केवल उसकी आवाज मधुर थी। अक्सर एल्बर्ट और उनमें आपस में नोकझोंक होती रहती थी, पर इस बारे में एल्बर्ट ने कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं की थी। एक बार जब किसी ने उनसे मिलेवा के बारे में पूछा था, तब उन्होंने कहा था कि वो घर पर गंदगी, धूल और मकड़ी के जाले साफ करने में जुटी रहती थी। देखा जाए तो मिलेवा के बाद आइंस्टाइन को अपने प्रोफेशनल करियर में काफी आराम मिल गया था। अब उन्हें घर के कार्यों की बिल्कुल चिंता नहीं करनी पड़ती थी। सब कुछ उनकी जीवन साथी संभाल लेती थी। विवाह के बाद दोनों एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगे थे। एल्बर्ट की चीजें भूलने की आदत अभी भी नहीं गई थी। कभी वो घर की चाबी भूल जाते, तो कभी कुछ और। सन 1904 में आइंस्टाइन और उनकी पत्नी को अपनी सालगिरह के कुछ महीने बाद ही एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। पर इन सब के बीच अंदर ही अंदर आइंस्टाइन और उनकी पत्नी में बिल्कुल नहीं बन रही थी। एक तरफ आइंस्टाइन काम में व्यस्त थे, दूसरी तरफ उनकी पत्नी घर में अकेले और फिर अपने पुत्र के साथ पूरा दिन व्यतीत करती थी। कुल मिलाकर आइंस्टाइन की जिंदगी सन 1903 से 1905 तक काफी उथल-पुथल भरी रही थी। पर इसी बीच उन्होंने अपने सापेक्षता सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अंतिम रूप दिया था। इतने सिद्धांत देने के बावजूद भी आइंस्टाइन को अभी भी इतना महत्व नहीं मिल रहा था। विज्ञान की दुनिया में अभी भी उन्हें इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था। लेकिन इन सब ने आइंस्टाइन के आत्मविश्वास पर कोई प्रभाव नहीं डाला था और उन्होंने अपना नया सिद्धांत क्वांटम थ्योरी को दुनिया के सामने पेश किया था, जिसके अनुसार प्रकाश फोटोनों अर्थात गुच्छों के रूप में आगे बढ़ता है। उन्होंने इसका गणित का सूत्र भी रखा, जिसको प्लैंक कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के प्रकाशित होते ही दुनिया भर के वैज्ञानिकों में खलबली सी मच गई थी। प्लैंक जैसे वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने इस नए सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया था। आइंस्टाइन पहली बार ये विद्रोह नहीं झेल रहे थे। उनके ज्यादातर रिसर्च पेपर ऐसे ही क्रांतिकारी होते थे, पर उनका ये सिद्धांत उनके जीवन और पूरी दुनिया का सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत साबित हुआ था।
लेकिन इन अफवाहों को नजरअंदाज करते हुए अगर आइंस्टाइन को सफलता मिलना प्राप्त हुई है तो वो थी सन 1905 से। उनका रिसर्च पेपर जिस पत्रिका में छपा था, उस पत्रिका के मालिक विल्हेम वाइन एल्बर्ट से काफी प्रभावित हुए थे। एल्बर्ट देखा जाए तो एक मामूली व्यक्ति ही थे। उनको कक्षा में बुद्धू माना जाता था। पढ़ाई में वो उच्च स्तर की सफलता प्राप्त नहीं कर पाए और नौकरी भी बहुत धक्के खाकर मिली थी। ये सब जानने के बाद कोई भी व्यक्ति उनकी सफलता और मेहनत देखकर प्रभावित हो सकता था। पोलैंड के एक प्रोफेसर ने तो उनका रिसर्च पेपर पढ़कर एल्बर्ट को दूसरे कोपरनिकस घोषित कर दिया था। इसके साथ ही लोगों को उनका सापेक्षता के ऊपर लिखा रिसर्च पेपर मान्य लगने लगा था। जिस तरह पेड़ को व्यक्ति पानी देकर बड़ा करता है और खराब मौसम में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसी प्रकार आइंस्टाइन के रिसर्च पेपर भी हर परीक्षा का सामना डट करते रहे थे। विज्ञान की दुनिया में भी अब लोग आइंस्टाइन की इस रिसर्च को मान्यता देने लगे थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग उनके इस रिसर्च को लगातार चुनौती दे रहे थे, जिस कारण एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था, जिसको सुलझाने के लिए इस पर लैब में रिसर्च की मांग की गई। लेकिन उस समय की रिसर्च लैब इतनी सक्षम नहीं थी कि वो लोग इतना सटीक एक्सपेरिमेंट कर पाए। आइंस्टाइन के कार्यालय वाले लोग भी इस रिसर्च पेपर के पीछे कितना सच है, ये जानने के लिए उत्सुक हुए जा रहे थे। सन 1906 में तो उनके कार्यालय के लोगों से रहा नहीं गया। वो जाकर आइंस्टाइन के घर पर बैठ गए थे। इन सब के बीच एक लेखक लेव आइंस्टाइन से मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। वो जब आइंस्टाइन के घर पहुंचे और आइंस्टाइन से बातचीत की, लेकिन लेव को अपने सवालों का उत्तर नहीं मिल पाया था। उनके इस सिद्धांत का बहुत लोग इस्तेमाल करने लगे थे। कुछ तो इसके बल पर संसार का सच भी ढूंढने में लग गए थे। दूसरी तरफ अनेक छात्र इस सिद्धांत का इस्तेमाल अपने विद्यालय और परीक्षा में करने लगे थे। अध्यापक इस सिद्धांत से असहमत होते हुए भी छात्रों को कुछ कह नहीं पाते थे। बस इतना कहते थे कि अगर इस सिद्धांत को लेकर कोई परेशानी हो तो सीधा आइंस्टाइन से बात करें। जिसके परिणाम स्वरूप आइंस्टाइन के घर पर छात्रों के अनेक पत्र आने लगे थे। एक लाम नामक छात्र सन 1907 में उनके घर इस सिद्धांत पर चर्चा करने आया था, जिसकी आइंस्टाइन ने खूब मदद की थी और साथ ही आइंस्टाइन ने लाम्ब को धैर्य बरतने की सलाह भी दी थी। साथ में उससे अपने साथ कार्य करने के लिए एल्बर्ट ने पैसे भी दिए थे। लेकिन ये सब लाम्ब के लिए काफी दिन तक संभव नहीं हुआ था। उसका कारण था कि लाम्ब को लिनार्ड के नीचे सहायक के रूप में काम करने का मौका मिल गया था। इसके बाद आइंस्टाइन को सन 1907 में ही प्रोफेसर क्लेनर का पत्र आया, जिसमें उन्होंने आइंस्टाइन को अपने साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की उपाधि देने का प्रस्ताव रखा था। यह आइंस्टाइन के लिए बहुत बड़ी बात थी। आइंस्टाइन तो हमेशा से ही शिक्षक बनना चाहते थे। अब तो खुद वो उपाधि उनकी तरफ चल कर आ रही थी, तो जाहिर सी बात है वो इस प्रस्ताव को कैसे मना कर सकते थे। किस्मत कहिए या भाग्य, आइंस्टाइन की जिंदगी में जब अच्छा समय आया तो भरपूर आया था। प्रोफेसर क्लेनर आइंस्टाइन को अपने साथ रखने के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्होंने एल्बर्ट की नौकरी बर्न विश्वविद्यालय में लगवा दी थी, जो आइंस्टाइन के पेटेंट कार्यालय के पास में ही था। जिस वजह से एल्बर्ट पेटेंट कार्यालय और विद्यालय दोनों में नौकरी कर सकते थे। लेकिन आइंस्टाइन की जिंदगी इतनी आसानी से चलती रहती तो शायद कभी एल्बर्ट आइंस्टाइन इतना मशहूर ना हो पाते। आइंस्टाइन की कहानी के अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे उनकी जिंदगी ने फिर से एक नए रुख की तरफ मोड़ लिया और कैसे आइंस्टाइन ने अपने प्रोफेशनल करियर को संभाला।